यह अखंड काव्य पाठ की श्रृंखला चल रही है। एक से एक कवि हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कविता पढ़ी है और एक से एक उनमें से उभर करके सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस तरह के कवि सम्मेलन होते हैं उनमें इस तरह की गुणात्मक कविता नहीं सुनी जाती, नहीं पढ़ी जाती, जबकि ये इसीलिए ये अनमोल है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन थोड़ा और अच्छा रहा कि प्रारंभ से ही हर सत्र जीवंत रहा। क्या बात है, जोरदार तालियां मुझे समर्थन में, बहुत अच्छी बात। और उसमें भी यह जो सत्र है वो सबसे जीवंत और सबसे अर्थवान भी रहा। उसका कारण है कि एक तो जो एक से एक रचनाकार चुन करके आए थे वो थे भी, दो प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर थे। एक अध्यक्षता कर रहे थे, एक संचालन कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कुछ तो होना ही चाहिए। और उससे भी बढ़कर के बात की दो संतोष यहाँ पर एक तो संतोष हमारे देहरादून की ही है और एक दिल्ली की है। दिल्ली देहरादून एक ही बात है। अभी 2.5 घंटे में देहरादून दिल्ली आना जाना संभव हो गया है। मैं इस सत्र को अत्यंत जीवंत और अब तक का सबसे जीवंत बनाने का श्रेय अगर किसी को दूंगा रचनाकारों के बाद तो वो हैं हमारे श्यामल मजुमदार। हास्य के कवि हैं और मैं बता रहा हूं कि आजकल जो हास्य की कविताएं और कवि लेकर के आए हैं उसमें कविता होती ही नहीं है। वो नेताओं पर, पुलिस पर, पत्नी पर चुटकुले होते हैं, उसमें कविता नहीं होती है। हमारी कविता, हास्य कविता किस तरह की होती है? हमारे एक बनारस में तो 4 कवि एक साथ हुए थे हास्य कवि, बेधड़क, बेढब, चोंच, भैया जी। चारों एक से एक रचनाकार थे। बेढब जी की पंक्ति है कि किसी का दिल हरी से चल रहा है, हरी अंग्रेजी वाला, किसी का दिल हरी से चल रहा है, किसी का रस भरी से चल रहा है, लगाएं क्या तुम्हारे दिल से दिल हम, सुराव और बैटरी से चल रहा है। क्या बात है। मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, ये किस्सा भरथरी से चल रहा है। और राजा भरथरी, हाँ, ये कविता हुई जिसमें हास्य है। अब उसके बाद की जो पंक्ति जो जनरेशन आया, पीढ़ी आई है, उसकी कविता सुनाने के लिए, वो हास्य कविता सुनाने के लिए मैं इस मंच के कुशल संचालक को कवि बनाना चाहता हूं और उनको मैं मंच पर माइक पर बुलाता हूं एक हास्य कवि के रूप में। और सुनिए कि हास्य कविता हिंदी की क्या है असली में, और जो आप टीवी पर और चैनलों पर देखते हैं उस कविता में इस कविता में कितना अंतर है, इसको देखने के लिए मैं श्यामल मजुमदार को सामने बहुत बहुत आभार दादा। आपके श्री चरणों में काव्य पाठ करना अमृत पान करने के समान होता है। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। यहाँ से जाने के बाद जो लोग कहेंगे कि हाँ हम साहित्योत्सव में गए थे, वहाँ कौन थे पुरोधा कवि, तो आप जब गीत ऋषि बुद्धिनाथ मिश्र जी का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे अरे बहुत आश्चर्य है, क्योंकि बहुत कम पहुँच पाते हैं वो, और उनका लिफाफा इतना वजनी होता है कि एक असिस्टेंट लेके चलता है उस लिफाफे को। मैं ही हूँ इसलिए मैं जानता हूँ।
कि कितना वजनी लिफाफा होता है, लेकिन यहाँ प्रेम के लिफाफे में वो आए हैं, जो लिफाफा यहाँ खुलता ही नहीं, बंद रहता है प्रेम के भाव से। ऐसे गीत ऋषि को मैं प्रणाम करते हुए बात करता हूँ आगे। मित्रों, अभी तो हास्य रंग के तमाम आयामों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। मैं 5-7 मिनट की जो विश्वजीत जी ने समय दिया है, उस समय के अंदर काव्य पाठ करने की कोशिश करूंगा। 1-8 मिनट अगर चला जाए तो अंक दे दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, एक पन्ना सप्लीमेंट्री भी लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। मैं कवि सम्मेलन मूड में आ रहा हूँ। हाँ, 4 पंक्तियां कवि सम्मेलन में जैसे पढ़ता हूँ, दादा जैसे पढ़ते हैं उनके साथ हम लोग पढ़ते हैं। लोग ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आते हैं, दादा अध्यक्षता करते हैं, है ना। बीच में 8 कवियों का अंतराल होता है, सोच लीजिए हमारी औकात क्या है। तो मैं 4 पंक्तियां आपको सम्मान पढ़ना चाहता हूं कि कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। समझो वही। आप सभी को श्यामल मजुमदार का प्यार भरा नमस्कार। ये सुंदर आयोजन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच लखीमपुर खीरी से 2 बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे बीच जम्मू कश्मीर से दादा आदर्श डॉक्टर आनंद प्रकाश जी बुजुर्ग आए हुए हैं, और भी तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं मित्रों। और युवा पंक्ति भी बैठी हुई है, 22 साल 24 साल 26 साल 30 साल के लोग बैठे हुए हैं, 50-55 के लोग भी बैठे हुए हैं, 60-65 के भी बैठे हुए हैं। जहां अपने बुजुर्गों को बिठाकर इस तरह से कविता सुनी जाती है, वहां की माटी, वहां की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है। क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। खूबसूरत अट्टालिका, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को अपने घर में नहीं रखेंगे, गांव में भेज देंगे या वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तब मैं अपने बुजुर्गों के सम्मान में 4 पंक्ति आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी संत जी के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। संभवतः उनकी उम्र शायद 80 वर्ष है, 70 वर्ष है, तब कोई ज्यादा सीनियर है। आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं, मैं तो समझ कर रहा आप तो देता हूँ, आप अभी जूनियर हैं। आपके श्री चरणों को प्रणाम करके पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, रूपक के रूप में जुड़ने की दादा सुनिएगा, आप चरणों में रखता हूं, जम्मू कश्मीर तक पहुंचे कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी के लिए, सबसे बुजुर्ग कवि हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो हम लोग जिंदा है, हम लोग का काम चल रहा है। ऐसे ही रवि जी, बनारस में मैं गया, विश्व वृद्धावस्था दिवस 80 घाट पर, दादा जानते हैं मुमुक्ष भवन है, दादा मुमुक्ष भवन बहुत फेमस, वहां कार्यक्रम था, 2 घंटे का कार्यक्रम था। हम लोग वहां पहुंचे, कवि 5 कवि थे, रामकिशोर तिवारी भी लखनऊ के बाराबंकी के हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम निकलने लगे, तो 2 सज्जन बैठे हुए अचानक रोने लगे। हमने कहा दद्दा क्या बात हो गई, हम लोगों से कोई गलती हो गई? बोले बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए। अगर उनकी पीड़ा को मैंने एक छोटा सा रचनाकार अगर शब्द दे दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। नौजवान पीढ़ी सुनना कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उस छोटे से बालक को हम लोग चलना सिखाते हैं, पहिया पहिया करके, कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया।
कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको छलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। पिता हिमालय की तरह मजबूत होता, अपने सारे अश्रु पी जाता, कि उंगली पकड़ के जाने का वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको छलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। जोरदार तालियां बुजुर्गों के सम्मान में राज बताइए। ये है तो हम हैं, हमारा सिर्फ है कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, नौजवान दोस्तों, आपको वो अमृत मैं लेके जा रहा हूं। अगर आप जीवन में सही सही अनुपालन किया तो आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। दावा करता हूं कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, तो चारों धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। तो चारों धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। जोरदार तालियां बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। आइए, दादा ने हास्य की रचनाओं के लिए कहा है, तो हास्य तो मैं पढ़ चुका हूं। एक व्यंग्य की रचना अगर आपके, हाँ, व्यंग्य की रचना। आदरणीय जया दादा, आप बहुत ही सुंदर सा जूता पहने हुए हैं, और रवि जी भी जूता पहने हुए हैं। और हम लोग भी मंच पे जूता जनरली नहीं पहनते, लेकिन जूता पहन के खड़े हुए हैं। इस जूता पर मेरी एक कविता है, बहुत वायरल कविता है। वो जूता आपको सुनाना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि जूता क्यों सुना रहे हो? सुनिए, हाँ दया दादा सुनिए। जूता आपके सिरटों में होता हुआ कभी पगडंडी पर चलता है, कभी सड़कों पर चलता है, कभी राजमार्गों पर चलता है, और आजकल रचनात्मक प्रयोगधर्मिता के दृष्टिकोण से 2-4 विधानसभाओं में भी चलने लगा है। सुनिए, बिल्कुल नए तेवर की कविता, लखनऊ स्टाइल में। कि कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था। इस पर ध्यान, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कुछ समय का ध्यान रखना है, किसी पंक्ति को रिपीट नहीं करूंगा। कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था, जहां सहस्त्राब्दी के प्रारंभ का एक अभूतपूर्व सम्मेलन चल रहा। चारों तरफ भयंकर भीड़ थी, पंडाल में घुसना अत्यंत टेढ़ी खीर थी। बड़े जद्दोजहद के बाद मैं घुस पाया अंदर। घुसते ही किसी ने कहा, आ गए मस्त कलंदर। अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र, अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र। ढेर सारे फोटोग्राफर खींच रहे थे रंगीन चित्र। विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। अब कविता यहां शुरू होती है। विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। कह रहा था, आज कोई भी मसला नहीं रहेगा जूता। साथियों तन कर खड़े हो जाइए, साथियों तन कर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार सुनाइए। साथियों तन कर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार सुनाइए। पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया, लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया। आते ही अट्टहास के साथ चिल्लाया, बोला बंधुवर मैं राजनेताओं का कदम चूमता हूं। बोला बंधुवर मैं राजनेताओं का कदम चूमता हूं। सुबह शाम अवैध सुरक्षा घेरे में घूमता हूं। लोकतांत्रिक परिवेश में, साफ सुथरे वेश में जहां भी मैं जाता हूं, पूरी तरह छा जाता हूं। शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूं। शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं। रवि जी, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका
जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जन जन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जननिधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। और यहाँ ताली बजती है, पशु मेले में बजती है, यहाँ तो सब दफ्तर में नहीं। हाँ, जोरदार तालियां बजे। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जन जन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जननिधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, अपने साथ भीनी भीनी खुशबू भी लाया। बोला फ्रेंड्स, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था, बोला फ्रेंड्स, मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं, गरीबी भूखमरी जैसी महामारियों से मैं आज भी अछूता हूं। बोला फ्रेंड्स, मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं, गरीबी भूखमरी जैसी महामारियों से मैं आज भी अछूता हूं। सारे देश को प्रशासनिक ताने बाने और नियम कानून के धागे में मैं ही पिरोता हूं, इसलिए खुद सुख चैन की नींद सोता हूं। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया, प्रतीक देखिएगा कोठारी जी, आपको समर्पित। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया, बोला साईं, देश का क्या हाल है, व्यापार का खस्ता हाल है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल है, देशी उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल है। खैर कोई बात नहीं, एक ही हाथ मारूंगा, पूरा मुनाफा एक ही बार में डका दूंगा। तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया, तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया। उसके आते ही उद्घोषक जोर से चिल्लाया, अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? अचानक उद्घोषक से माइक अपने हाथ में लेकर फटेहाल जूता चिढ़ाया, बोला साथियों, मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है गरीब का, मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना, जाड़ा गर्मी या बरसात, मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। साथियों, मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है गरीब का, मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना, जाड़ा गर्मी या बरसात, मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं। क्या बात। जय ललिता के वार्डरोब में 10,000 जूते थे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, मेहनत कश इंसान के दिल में बसता हूं, इसलिए मेहनत कश इंसान को तहे दिल से सस्ता करता हूं। अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? सहसा बज उठा राष्ट्रगान, सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। तभी उनका कमांडर आगे आया, वंदे मातरम का जय घोष लगाया, फिर बोला साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया। एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया है। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। इसलिए ऐ मेरे देश के 140 करोड़ लोगों, आप चैन की बंसी बजाओ और भरपूर सुख भोगो।
क्योंकि जब तक भारत में सैनिक का एक भी बूट रहेगा, भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय जय जय। दक्षिणा लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए।